और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य था आपका सभी को सस्ती, विश्वसनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। कि सभी को सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई थी ये राष्ट्रीय ऊर्जा नीति। देश के हर घर तक 24 घंटे किफ़ायती दरों पर बिजली और स्वच्छ ईंधन पहुंचाना था इसका उद्देश्य। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाकर विदेशी आयातों पर निर्भरता को कम करना था इसका उद्देश्य। उद्योगों, वाहनों और घरेलू उपकरणों में ऊर्जा की खपत को कम करने वाली तकनीकों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा नीति आयोग ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो दोनों ही आपके आंसर सही हैं। कि सबसे पहला आंसर हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ, जो भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति थी वो नीति आयोग ने ही तैयार की थी, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा सुनिश्चित करना। इसका बड़ा मुख्य उद्देश्य था भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि देश को ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। और आपका तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसके तीनों आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती? वो है आपकी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता। कि आपका जो कच्चा तेल है वो कितना आपको आयात हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपकी जो दिक्कत चल रही है, ईरान से युद्ध चल रहा है, ईरान से कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है देश में। ये सब उसके ही परिणाम हैं। कच्चे तेल के आयात पर भारत को हर साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे देश का व्यापार घाटा बढ़ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं, क्योंकि तनाव या वैश्विक संकटों के कारण जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारतीय महंगाई सीधे तौर पर बढ़ जाती है, जैसे आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीकपलिंग शब्द का संबंध किससे है? कौन सा? डीकपलिंग शब्द का संबंध है आपकी आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन। किसका? आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन। यह डीकपलिंग है क्या? पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा, वैसे वैसे ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन भी, पर्यावरण को नुकसान भी बढ़ेगा। डीप कपलिंग का आपका जैसे जैसे भी आपका व्यापार जैसे बढ़ रहा है, जैसे कि आपके फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, तो उनमें आपका प्रदूषण भी ऐसे ही बढ़ रहा है और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। डीकपलिंग का अर्थ उस पुराने संबंध को तोड़ना या अलग करना है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति से है जहां देश की अर्थव्यवस्था तो लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रहे, लेकिन पर्यावरण को होने वाला नुकसान और कार्बन उत्सर्जन लगातार नीचे गिरे या अस्थिर हो जाए। अभी कैसे संभव है? ये संभव है कोयले और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों को छोड़कर सौर और पवन ऊर्जा को अपनाएंगे तो कोयला और पेट्रोल आपके नहीं चलेंगे, जिससे आपका प्रदूषण नहीं होगा। या फिर ऐसी तकनीकों का उपयोग करना जो कम ऊर्जा में ज़्यादा काम करती है। संक्षेप में, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक तरक्की करना ही डीकपलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं? जैव विविधता के 3 स्तर, आनुवांशिक, प्रजातीय एवं पारितंत्र विविधता। कौन कौन से हैं? आनुवांशिक, प्रजातीय एवं पारितंत्र विविधता। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे कैसे है। आनुवांशिक विविधता क्या है? यह एक ही प्रजाति के जीवों के भीतर पाए जाने वाले जीन्स की विविधता है। जैसे भारत में आम की हज़ारों किस्में, जैसे हाफूस हो गया, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, या धान की हज़ारों किस्में इसी विविधता के कारण है। उसके बाद आता है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या है? यह किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता को दर्शाती है। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? पश्चिमी घाट में उभयचरों जैसे मेंढक की प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में बहुत अधिक है। ये आपके मेंढक आपके पूर्वी घाट में बहुत है और पश्चिमी घाट में बहुत है, लेकिन आपके जो पश्चिम घाट में है वो ज़्यादा हैं। उसके बाद आती है पारितंत्र विविधता। यह एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आवासों या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। इसके एग्जाम्पल है भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, हवाल भित्तियाँ और आर्द्रभूमि जैसे विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों का पाई जाना। कि बहुत सारे रेगिस्तान भी हैं, वर्षावन भी है, मैंग्रोव भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व के 17 मेगा बायो डाइवर्स देशों में शामिल है। दूसरा आता है आपका पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तीसरा आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन कौन सा आपके सही है? इसके आपके केवल नंबर 1 सही है और नंबर 2 सही है। अब ये मैं क्यों सही है और वो क्यों गलत है वो मैं आपको बताती हूँ। कथन 1 सही है, भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और इसे दुनिया के 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में शामिल किया जाता है। वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली प्रजातियों का लगभग 7 से 8% हिस्सा भारत में पाया जाता है। कथन दो भी सही है, पश्चिमी घाट भारत के सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक। कौन सा? पश्चिमी घाट। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अब कथन 3 क्यों गलत है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र वुडलैंडिक और जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यहाँ समृद्ध समुद्री जीवन, प्रबल भित्तियाँ और सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएफसीज द्वारा ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कौन सा है सीएफसी द्वारा ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख तत्व? तो वो है आपका कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मौजूद क्लोरीन तत्व ही ओजोन परत को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? जब सीएफसीज गैसें जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से यानी समताप मंडल में पहुंचती हैं तो वहाँ सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणें इन पर पड़ती हैं। यूवी किरणों के प्रभाव से सीएफसीज का अणु टूट जाता है और उसमें से क्लोरीन का एक परमाणु अलग हो जाता है। यह अकेला क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणु पर हमला करता है। यह ओजोन से एक ऑक्सीजन परमाणु को छीनकर उसे सामान्य ऑक्सीजन में बदल देता है। एक आपको एक और फैक्ट में बता दी, क्लोरीन का सिर्फ एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि सीएफसी गैसें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं ओजोन परत के लिए इतनी खतरनाक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? ये लागू किया था 1972 में। कब? 1972 में, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भारत में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। यह अधिनियम जंगली जीवों के शिकार और उनके अंगों के अवैध व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाता है कि उनके खाल, सींग या दांत ना बेचे जाएं। इसी कानून के तहत देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मॉग, इसका प्रकाश रासायनिक धुंध का प्रमुख घटक क्या है? क्या है वो? है आपका पैन। क्या है? पैन। अब पैन क्या है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। क्या है? क्या है ये? प्रकाश रासायनिक धुंध। यह गर्मियों और तेज धूप, यह फोटोकेमिकल स्मॉग है क्या? प्रकाश रासायनिक धुंध है क्या? यह गर्मियों और तेज धूप वाले दिनों में शहरों में दिखने वाला एक विशेष प्रकार का वायु प्रदूषण है। इसका रंग आमतौर पर कैसा होता है? भूरा होता है। यह प्रदूषण तब फैलता है जब सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्राथमिक प्रदूषण आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से निकलते हैं धूप की मौजूदगी में क्रिया करते हैं। क्या क्या होता है पैन के नुकसान? यह आंखों में तेज जलन पैदा करता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश रासायनिक धुंध सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनती है। कौन सी प्रकाश रासायनिक धुंध? सूर्य के प्रकाश की रोशनी उपस्थिति में बनती है। इसमें एनोएक्स एवं वीओसीस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कौन सा सही है? इसका आपका आंसर सही है केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है। 3 आपका गलत है। क्यों? वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा पहला है, प्रकाश रासायनिक धुंध सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनती है। प्रकाश रासायनिक जो धुंध होती है वो धुंध बनने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। धूप की वजह से ही प्रदूषकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया तेज होती है। जैसे आपको बताया था मैंने, ये नाइट्रस ऑक्साइड और जो धुओं से जो
गाड़ियों के धुएं से निकलती है वो गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके प्रदूषण फैलाती है। दूसरा आपका इस धुंध के इसमें उपस्थित NOx एम VOCs महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस धुंध के बनने में गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं मुख्य कच्चे माल प्राथमिक प्रदूषण का काम करते हैं। यह धुंध केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए आपका कथन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल? गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो वो आपका संबंधित है वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है क्या? 1999 में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य है अम्लीकरण, यूट्रोफिकेशन और जमीनी परत की ओजोन को कम करना है। यह प्रोटोकॉल हवा को प्रदूषित करने वाली मुख्य रूप से 4 हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए देशों पर सीमाएं तय करता है। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या है? क्या है सौर ऊर्जा के विकास की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती? जो है आपका ऊर्जा भंडारण। क्या है? स्टोरेज। यद्यपि भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ग्रिड की स्थिरता और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण आज सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती बन गई है। सौर ऊर्जा केवल दिन के समय ही उत्पन्न की जा सकती है, रात के समय या बादलों वाले दिनों में, और ऊर्जा का उत्पादन शून्य या बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इको सेंसिटिव जोन किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? कौन से जोन? इको सेंसिटिव जोन वो घोषित किए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है। क्या? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। इको सेंसिटिव जोन वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं? ये राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के चारों ओर घोषित किए जाने वाले शॉक एब्जॉर्बर या बफर जोन होते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्हें आमतौर पर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर तक के दायरे में घोषित किया जाता है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में यह दायरा 10 किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है। इसका उद्देश्य है इन क्षेत्रों को घोषित करने का मुख्य मकसद है उच्च सुरक्षा वाले जंगलों और उनके आसपास होने वाले मानवीय गतिविधियों के बीच एक संतुलन बनाना। इन क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले भारी उद्योगों को लगने, खनन करने और बड़ी व्यावसायिक जल विद्युत परियोजनाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EIA का पूर्ण रूप है, पूर्ण आपका इसी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सेकंड है आपका EIA का उद्देश्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना है। और तीसरा है आपका सार्वजनिक सुनवाई EIA प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। तो ये आपके तीनों ही आपके सही हैं, 1, 2 और 3। कैसे? EIA का जो फुल फॉर्म है वो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी बड़ी परियोजना जैसे बांध, हाईवे, माइनिंग या थर्मल पावर प्लांट को शुरू करने से पहले पर्यावरण और स्थानीय समाज पर उसके पड़ने वाले संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन करना। और तीसरा है आपके सार्वजनिक सुनवाई EIA प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों, आदिवासियों और पर्यावरणवादियों को अपनी चिंताएं और आपत्तियां दर्ज करने का पूरा मौका दिया जाता है ताकि उनके अधिकार की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CCUS तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी तकनीक का? CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोर तकनीक का मुख्य उद्देश्य है आपका CO2 को पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उपयोग या सुरक्षित भंडारण करना। CCUS का पूर्ण रूप कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है। यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए एक आधुनिक और बेहद महत्वपूर्ण तकनीक है। ये कैसे काम करती है? फैक्ट्रियों, स्टील प्लांटों, सीमेंट कारखानों और बिजली घरों के चिमनी से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में गिर मिलने से पहले ही अलग कर लिया जाता है। पकड़ी गई इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न औद्योगिक कार्यों में किया जाता है जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक ईंधन, निर्माण सामग्री। उसके बाद जिस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हो पाता उसे अत्यधिक संपीड़ित करके कंप्रेस करके तरल रूप से बदला जाता है और ज़मीन के बहुत नीचे खाली हो चुके तेल के कुओं, कोयले की गहरी खाइयों में, गहरे समुद्र की चट्टानों के बीच हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से जमा कर दिया जाता है।
यह तकनीकी उद्योगों को चालू रखते हुए भी पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध रूप से कम करने या शून्य बनाने में मदद करती है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, या MCQs अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।